नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एसएससी के एक और नए वीडियो में जो एडुटेरिया का पब्लिकेशन है और टेस्ट सीरीज 3 है। तो मैं इसमें आपको जीके और जीएस की तैयारी करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि निम्न में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, तेल नदी के नाम से जाना जाने वाला जो है वो है नाइजर नदी। कौन नदी है? नाइजर नदी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नाइजर नदी नाइजीरिया में बहने वाली एक नदी है। इस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें पाम तेल का परिचालन ज़्यादा होता है। यह नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है और नाइजर अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है? तो देखिए, ब्लॉक पर्वत नहीं है, इसमें आंसर हो जाएगा आपका एटलस। एटलस एक मुर्दार पर्वत है, बाकी ब्लॉक पर्वत है। अब इसमें सारा ब्लॉक पर्वत है, ये मुर्दार पर्वत है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मिलान असत्य है? इसको हटा देते हैं। मिलान असत्य पूछ रहा है। देखिए, इसमें कौन सा मिलान असत्य है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, किजिलकुम। ये सऊदी अरब, ये गलत है। किजिलकुम जो है मध्य एशिया में स्थित एक रेगिस्तान है। यह आमू दरिया और सिर दरिया के बीच के दोआब में स्थित है। इसका अधिकांश हिस्सा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? तो देखिए, रूस में स्थित पर्वत आपका हो जाएगा काकेशस। क्या हो जाएगा? काकेशस, यानी ऑप्शन ए। काकेशस पर्वत रूस में स्थित है और काकेशस पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच में स्थित है, इसको याद रखिएगा। और ये एशिया तथा यूरोप की सीमा पर अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लंबी लगी है? तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। भारत की सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश से लगा हुआ, जो लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबी है। चलिए, बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा स्पर्श है। वो आपका पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो है आपका नागार्जुन सागर श्रीलेम। नागार्जुन सागर श्रीलेम अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और वर्ष 1983 में से प्रोजेक्ट टाइगर के संरक्षण के तहत शामिल किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नामदफा भी आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है, इसको याद रखिएगा। और काजीरंगा असम में। अगला है, निम्न में से कौन द्रविड़ियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है? तो द्रविड़ियन महाकल्प की चट्टानें आपका धारवाड़ जो है, धारवाड़ द्रविड़ियन महाकल्प की चट्टानें नहीं होती है। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है वो अर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। आगे भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है। किससे कम होती है? तो 75 सेंटीमीटर से कम होती है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, पूर्वी चंपारण। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पंजाब में। चलिए, इसमें लगभग 31.9% जो है ये आपका अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है। बिहार की कितने प्रतिशत कृषि जो है जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? देखिए, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी 3, ऑप्शन ए 3। बिहार को 3 महत्वपूर्ण कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। हालांकि इसको 4 उप जोन में भी विभाजित किया गया है। उत्तर पश्चिम जोन जिसमें 13 जिला है, उत्तर पूर्व जोन जिसमें 8 जिला है, दक्षिण पश्चिम जोन जिसमें 11 जिला है और दक्षिण पूर्व जोन जिसमें 6 जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? तो यूरोप की मुख्य नदी डेन्यूब है। क्या है? डेन्यूब। आगे देखते हैं। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका बेंगलुरु में है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना हुई थी आपका 1984 ईस्वी में। चलिए, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा से मिले हैं। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा से मिले हैं। कोल्डी हवा इलाहाबाद के दक्षिण के बेलन नदी के तट पर स्थित है, इसको याद रखिएगा। निम्न में 16 नंबर सवाल, निम्न में से कौन हड़प्पा कालीन नगर है? देखिए, हड़प्पा कालीन नगर इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मोहनजोदड़ो, गन्नड़ीवाल और धोलावीरा। ठीक है, चलिए अगला है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इनका जो दिल था बहुत ही उदार था, बहुत ही दयालु थे और एक वीर थे, और इन्होंने लाखों में दान किया था, इसलिए इनको लाख बख्श भी कहा जाता है। 18 नंबर सवाल, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 434 सदस्यों ने। और दूसरा अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की, और इस अधिवेशन में कुल 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए, चटगांव शस्त्रागार छापेमारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका आंसर होगा सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार कांड को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी, और 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। चलिए, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 20 का ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। फरवरी 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। 21 नंबर सवाल कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो ये गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी सब में, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। 1936 में, एक मिनट में इसको आगे ले आता हूँ। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, आपका आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1920 को। चलिए, और याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चोरी चोरा की घटना हुई थी, और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक क्या है? तो समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है उपयुक्त सभी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है? तो देखिए, राजकोषीय संकेतक नहीं है तो चालू खाते का घाटा। भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो गरीबी रेखा का मापन भारत में किया जाता है घरेलू उपभोग के आधार पर। चलिए 28 नंबर सवाल देखते हैं। भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर हो गया? निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 280। चलिए, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 38। भारतीय रिजर्व बैंक, देखिए द्रव्यमान संख्या निकालने का क्या सूत्र होता है मैं बता देता हूँ। द्रव्यमान संख्या निकालने का सूत्र होता है कि आप न्यूट्रॉन जो होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को जोड़ देना है। ठीक है, याद रखिए कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की योग। तो उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। चलिए
भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सत्य है। समुद्र में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सोनार। चलिए 32 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए आपका संतरा जो है, संतरा फॉर्मिक अम्ल ये सुमेलित नहीं है। और बाद बाकी संतरा जो है फॉर्मिक अम्ल ये सम्मिलित नहीं है। तो फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है या लाल चींटियों, शहद की मक्खी और बिच्छू बर्रों के डंकों में पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है जो नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल और इसके अलावा पाए जाते हैं। आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए मैं बिहार एसएससी के लिए आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। मृगमरीचिका का कारण क्या है? तो देखिए मृगमरीचिका, इसका कारण मैं बताता हूँ आपको। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरीचिका वायुमंडल पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक अनोखा आश्चर्यजनक प्रभाव है जो आमतौर पर गर्म रेगिस्तान में दिखाई दे पड़ती है। रेगिस्तान में दिन के समय जब भूमि के निकट की वायु की परतें गर्म हो जाती है तो वह विरल हो जाती है और ऊपर की ठंडी परतों की अपेक्षा कम अपवर्तक होती है। तो किसी सुदूर वस्तु में से आने वाली प्रकाश ज्यों हवा की पथ से अपवर्तित होता है त्यों त्यों वह विलंब से अधिकाधिक विचलित हो जाता है और अंत में पूर्णतः आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है? तो पॉलीकॉट जो है ये आपका मिश्रण होता है आपका पॉलिस्टर और कपास का। निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका होता है? तो सर्वाधिक ऊष्मीयमान होता है आपका एलपीजी का। चलिए परमाणु नाभिक के अवयव कौन है? तो परमाणु नाभिक के अवयव आपको पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। और ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, जबकि वो प्रपटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट, शायद मैं 39 नंबर, हाँ 39 नंबर। गलत आंसर बता दिया हूँ, मैं फिर से बार बताता हूँ आपको कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका मैं डिटेल बता दिया आपको। और गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया था? तो हीलियम हो जाएगा। थोड़ा सा मैं गलती बता दिया था आप लोग को। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्र में गोताखोरी द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। और बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है आपका ऑप्शन ए, यकृत। अमीनो अम्ल का बहुलक होता है प्रोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है आपका इलियम में। छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहा जाता है और इसकी लंबाई 7.5 मीटर यानी लगभग 22 फीट होती है। इलियम इसका एक भाग है जहाँ भोजन का पूर्ण पाचन के बाद अवशोषण इसकी दीवारों में बनी रसांकुरों द्वारा होता है। चलिए 44 नंबर सवाल। प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? तो प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में। प्राश्रव्य ध्वनि जो होता है उसका जो होता है उपयोग सभी में किया जाता है। समुद्र की गहराई का पता लगाने में, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में और संकेत भेजने में। कीमती कपड़ा, वायुयंत्र, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में भी किया जाता है।
और कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में भी किया जाता है, इसको याद रखिएगा। और दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए 45 नंबर सवाल है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अग्र मस्तिष्क। चलिए लार किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च। चलिए अगला नंबर सवाल है 47 नंबर कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जस्ता। परखनली शिशु के मामले में डैश होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। तो शायद थैलेसेमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए रक्त। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था आपका 9 सितंबर 1972 को। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है आपका तापीय ऊर्जा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए तो दोस्तों आज का ये 52 सवाल आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं कल एक और नए BSSC के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।